अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण कबीर के चेहरे पर पड़ती है तो उसकी नींद खुल जाती है। वो काउच पर लेटे लेटे ही एक जोर की अंगड़ाई लेता है और उठकर बैठ जाता है। फिर वो अपने इधर उधर देखने लगता है तो वह पाता है कि वह तो रात को बालकनी में ही सो गया था। कबीर ओ सिटी यार, खुद मैं रात को यहाँ बालकनी में ही सो गया था। वह वहाँ से उठकर अपने कमरे में अंदर आता है। वह देखता है कि बेड पर रिद्धिमा आराम से सो रही होती है। वो उसे ऐसे देखकर अपने मन में रात को मेरी नींद खराब कर दी और खुद यहाँ मज़े से सो रही है। रिद्धिमा ने खुद को पूरी तरह से चादर में लपेटा हुआ था, लेकिन फिर भी उसके पैर और उसका सिर दोनों चादर में से बाहर निकले हुए थे और आधी से ज़्यादा चादर नीचे पड़ी हुई थी। मन में बोला, रात तो खुद को बच्चा कहने पर इतना चिढ़ गई थी, लेकिन हरकतें तो देखती नहीं है खुद की। वो कौन सब बड़ों वाली है, सारी बच्चे वाली ही है। ऐसे कौन सोता है, सारी चादर तो बेड के नीचे पड़ी है और ना ही खुद को ढंग से ढक रखा है। यह कहकर वह बेड के पास आता है और चादर को उठाकर बेड पर रख देता है और साथ ही उसको अच्छी तरह से ढक देता है। तभी दरवाजे पर खटखटाहट होती है तो वह एक बार फिर रिद्धिमा को अच्छे से ढक कर दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। वो दरवाज़ा खोलता है तो सामने उसकी दादी माँ होती है। कबीर अपनी दादी माँ पैर छूकर गुड मॉर्निंग दादी माँ। दादी माँ उसका माथा चूम कर गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। बेटा वो रिद्धिमा उठ गई है क्या? कबीर नहीं दादी माँ, अभी तो वह सो रही है। क्या हुआ, कुछ काम था आपको? उठा दूँ उसे? दादी माँ अरे नहीं नहीं बेटा, कोई काम नहीं है मुझे और उसे उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी सोने दो उसे। वो तो बस उसके घर से उसका सारा सामान आया था और साथ में उसका फ़ोन भी आया है। वह अपने बराबर में खड़े हुए नौकर की तरफ इशारा करती है, जो रिद्धिमा के कपड़े का बैग और उसका हैंडबैग ले खड़ा था, जिसमें उसका फ़ोन भी था। कबीर ने एक बार फिर अंदर की तरफ देखा तो रिद्धिमा के पैर फिर उसकी चादर से बाहर थे। यह देखकर उसने नौकर से कहा, ऐसा करो तुम यह सारा सामान यहीं रख दो, मैं खुद अंदर रख लूँगा। नौकर वह सामान वहाँ रख कर वहाँ से चला जाता है। दादी माँ, कबीर बेटा जाओ, जाकर नहा कर तैयार हो जाओ और रिद्धिमा को भी बोल देना कि जल्दी ही नीचे आ जाए। आज उसकी पहली रसोई की रस्म है और साथ ही उसे पग फेरे के लिए अपने घर भी जाना है। कबीर ठीक है दादी माँ, हम जल्दी तैयार होकर नीचे आते हैं। यह कहकर दादी माँ भी वहाँ से चली जाती है तो कबीर रिद्धिमा का सारा सामान अंदर रखकर अपना दरवाज़ा बंद कर लेता है और वह अपने कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ चला जाता है। और जैसे ही बाथरूम से नहा धोकर आता है तो देखता है कि रिद्धिमा उठ चुकी थी। फिर वो तैयार होने चेंजिंग रूम में चला जाता है। जब वह तैयार होकर चेंजिंग रूम से वापस आता है तो देखता है कि रिद्धिमा बड़े ही डेस्परेटली अपने फ़ोन में लगी हुई है। वह बार बार लगातार किसी को फ़ोन करने की कोशिश कर रही है और शायद जिसको वह फ़ोन कर रही है वह फ़ोन नहीं उठा रहा है। रिद्धिमा की एक्सप्रेशन को देखकर कोई आसानी से ये बता सकता था कि जिसे वो फ़ोन करने की कोशिश कर रही है वो उसके लिए बहुत मायने रखता है। कबीर रिद्धिमा को इस तरह से परेशान होता हुआ देखकर उसके पास जाता है। कबीर, रिद्धिमा मैं नीचे जा रहा हूँ और तुम भी जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, दादी माँ तुम्हें नीचे बुला रही थी। उसके जाते ही रिद्धिमा दरवाज़ा बंद कर लेती है और एक बार फिर अपने फ़ोन से नंबर डायल करने लगती है। वो खुद से ही बोलती है, प्लीज़ मेरा फ़ोन उठाओ ईशान, प्लीज़ एक बार मेरा फ़ोन तो उठा लो, एक बार मुझे अपनी बात कहने का मौका तो दो। यह कहकर वह फिर एक बार फ़ोन मिलाती है और इस बार बेल जाने के बाद फ़ोन उठ जाता है, लेकिन इससे पहले ही वह कुछ बोलती फ़ोन पर दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, तो तुम्हें मेरी याद आ ही गई। मिसेज रिद्धिमा कबीर, कबीर कपूर, तुम्हें टाइम मिल ही गया मुझे फ़ोन करने का। रिद्धिमा प्लीज़ ईशान ऐसी बात मत करो और मुझे अपनी बात कहने का और समझाने का एक मौका तो दो। ईशान क्या कहना चाहती हो, क्या समझाना चाहती हो? हाँ, यह बताना चाहती हो कि तुम्हारे पति के साथ फर्स्ट नाइट कैसी रही? ये सुनकर रिद्धिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रूंधे हुए गले में, ईशान तुम यह कैसी बातें कर रहे हो? ईशान गुस्से से, मैं कैसी बातें कर रहा हूँ? तुम तो यह सब कर चुकी हो और मैं कैसी बातें कर रहा हूँ? वैसे तुम्हें तो बहुत मज़ा आया होगा ना अपनी फर्स्ट वेडिंग पर, उसके साथ सुहागरात मनाकर बहुत खुश होगी ना तुम? और वैसे शहर के इतने बड़े रईस खानदान के सबसे स्मार्ट और हॉट लड़के के साथ तो इस शहर की हर लड़की रहना चाहती है। अगर तुम भी उन्हीं लड़कियों में से एक हो, उसमें बुरा क्या है? रिद्धिमा
प्लीज ऐसा मत कहो ईशान, मुझे अपनी बात को कहने तो दो। ईशान चिल्लाते हुए, अभी कुछ कहने को बाकी रह गया है क्या? तुम्हारे मेरे बीच अब भी कुछ बाकी है मिसेज कपूर। सच तो यह है कि पिछले 1 साल से हम दोनों के बीच जो कुछ भी था वह सिर्फ एक टाइम पास था। सच कह रहा हूँ ना, तुम मेरे साथ टाइम पास कर रही थी ना रिद्धिमा? रिद्धिमा रोते हुए, आई लव यू ईशान, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा बिहेव मत करो। मैं कैसे तुम्हें समझाऊं कि इन दिनों मेरी ज़िंदगी में कुछ हो चुका है, मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा उलझ चुकी है। प्लीज़ मेरी बात सुनो। ईशान, क्या सुनूं और हाँ क्यों सुनूं? बोलो, क्यों सुनूं? तुमने सुनी थी मेरी बात जब मैं कह रहा था तुम यह शादी मत करो? तब तो तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी, और अब जब तुम ये शादी कर चुकी हो और अपने पति के साथ रात बिता भी चुकी हो, तब रिद्धिमा गुस्से से उसकी बात बीच में ही काटकर, शट अप ईशान, अपनी बकवास बंद करो और एक बात कान खोलकर सुनो मेरी। मैंने उसे खुद को हाथ भी नहीं लगाने दिया, समझे? मैं पहले भी सिर्फ तुम्हारी थी और अभी भी सिर्फ तुम्हारी ही हूँ। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, सिर्फ तुमसे, लेकिन तुम्हें तो मेरी किसी बात पर यकीन ही नहीं है ना। ईशान अपना गुस्सा ठंडा करते हुए, आई एम सॉरी रिद्धिमा, तुम्हारी शादी की बात को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। तुम एक बार कॉलेज आ जाओ, फिर हम दोनों बैठकर आराम से बात करते हैं। क्या तुम मुझे आज शाम को मिल सकती हो? रिद्धिमा, नहीं, हम आज तुमसे नहीं मिल पाएंगे। एक तो आज हमारी शादी का पहला दिन है और दूसरा कहीं मीडिया ने हम दोनों को एक साथ बाहर देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। हमारे साथ तो 2 परिवारों की इज्जत जुड़ी है, इसलिए हम नहीं चाहते कि उनकी इज्जत का तमाशा बने। हम जैसे ही कॉलेज आते हैं वैसे ही तुमसे मिलने की कोशिश करेंगे ईशान। तुम मुझसे प्यार नहीं करती ना रिद्धिमा? रिद्धिमा, आई लव यू सो मच ईशान, कैसे तुम्हें समझाऊं? ईशान रूखे स्वर में, बाय रिद्धिमा। ईशान वह बोलती रह जाती है और ईशान फ़ोन कट कर देता है। रिद्धिमा रोते हुए बेड पर बैठ जाती है और अपने घुटनों में अपना सर छुपा कर बोलती है, हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? थोड़ी देर में वो उठती है और बाथरूम में चली जाती है। वह नहा कर आती है तो एक रेड कलर की साड़ी उठाती है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे पहले ही कहा था कि शादी के अगले दिन उस पग फेरे की रस्म के लिए अपने मायके आना होगा, जिसमें वह उसे उसके पुराने रूप में नहीं देखना चाहती। वह बिल्कुल पूरी तरह से नई नवेली दुल्हन की तरह ही लगनी चाहिए। वो साड़ी को लेकर पहनने लगती है। साड़ी पहनकर वह बीच की मांग निकालकर अपने बालों को खुला छोड़ती है और फिर उस मांग में सिंदूर भर लेती है। हाथों में लाल रंग का चूड़ा, गले में मंगलसूत्र, वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। हाथ में अपना फ़ोन लेकर वह कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियों से नीचे उतरकर हॉल में सबके पास आती है। सबसे पहले वो दादाजी के पैर छूती है और फिर दादी जी के। दादी जी और दादाजी उसे आशीर्वाद देते हैं। रिद्धिमा की आवाज़ सुनकर कबीर अपना मुंह उठाकर उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है। उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। यह देखकर कुणाल उसके कंधे पर हल्का सा धक्का मारता है वो और बोलता है, कुणाल भाई, सारी रात भाभी को देखकर आपका मन नहीं भरा, जो अभी भी ऐसे मुंह खोले देख, मेरा मतलब घूर रहे हो? कबीर कुणाल की यह बात सुनकर उसे घूरने लगता है तो कुणाल, सॉरी सॉरी भाई, और आप मेरे बजाय भाभी को ही घूरो। ये कहकर कुणाल भी चुपचाप अपना नाश्ता करने लगता है। कशिश, वाओ आप भाभी, आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। रिद्धिमा, थैंक यू। कशिश, दादी माँ बस करो, नज़र मत लगाओ मेरी बहू को। फिर रिद्धिमा से, रिद्धिमा तुम ऐसा करो, पहले जाकर मंदिर में दिया जला दो बेटा, फिर आज आपकी पहली रसोई है। अगर आपको कुछ बनाना आता है तो आप कुछ मीठा बना लेना, और अगर नहीं आता है तो मीना, जो कि घर की मैड थी, बना देगी, बस आप उसमें उसकी हेल्प कर देना। रिद्धिमा, जी दादी माँ, हमें खाने में बहुत कुछ तो बनाना नहीं आता, लेकिन हलवा बनाना आता है दादी माँ। अरे बात तो ठीक है, तुम सूजी का हलवा बनाना, क्योंकि कबीर को भी सूजी का हलवा बहुत पसंद है। यह सुनकर रिद्धिमा कबीर को देखने लगती है और अपने मन में, मेरा बस चले तो मैं इसे हलवे में जहर मिलाकर खिला दूं। रिद्धिमा पहले मंदिर की तरफ जाती है और वहां दिया जलाकर भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि भगवान सब कुछ जल्दी से पहले की तरह कर दो, सब कुछ उसकी लाइफ में ठीक कर दो। फिर वह मीना के साथ किचन की तरफ बढ़ जाती है। किचन में जाकर वह मीना से हलवे का सारा सामान निकालने के लिए कहती है। मीना उसे सामान निकाल कर देती है और वह हलवा बनाने में जुट जाती है। तभी किचन में कुरान और कशिश भी आते हैं।
कुणाल भाभी आपको कोई मदद चाहिए तो बता दीजिए। वैसे भाई तो बहुत खड़ूस है, वह तो आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ अगर आप चाहो तो। रिद्धिमा, तुम दोनों यहाँ क्या मेरा मजाक बनाने आए थे? तुमने कहा था तुम यहाँ मेरी मदद करने के लिए आए हो, लेकिन अब तो तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। कुणाल, मैं तो आपकी मदद करने ही आया था, लेकिन आपने ही बातों में उलझा लिया। ओके, अब छोड़ो इन बातों को और बताओ आपकी क्या हेल्प करनी है। रिद्धिमा, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए कुणाल, लेकिन मुझे तो करनी है। रिद्धिमा, लेकिन मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, सो प्लीज़ थैंक यू एंड गेट आउट। कुणाल, ओके ओके चलो, आपको मेरी हेल्प नहीं लेनी तो मत लो, लेकिन मेरी हेल्प तो कर दो। ऐसा करो आप मुझे कि हलवा बनाना सिखा दो, ताकि मैं भी लड़कियों को हलवा बनाकर खिलाऊं और उन्हें इम्प्रेस कर सकूं। यह सुनकर रिद्धिमा उसे घूरने लगती है। तब तक हलवा भी बनकर रेडी हो जाता है। कुणाल, वैसे भाभी अगर आपकी कोई छोटी बहन या फ्रेंड हो तो मुझे ज़रूर उससे मिलवाना, मैं उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लूँगा। रिद्धिमा हंसते हुए, तुम पागल हो क्या? कुणाल, कुणाल नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं भाई की तरह खड़ूस भी नहीं हूँ। अपनी लाइफ को पूरे मज़े में जीता हूँ, उनकी तरह नहीं हूँ जो हर वक्त काम में ही लगा रहूँ। रिद्धिमा, हूँ मैं, ये तो बिल्कुल सही है कहा तुमने। कबीर तो सच में खड़ूस है। वैसे एक बात पूछूं कुणाल, क्या तुम सच में कबीर के सगे भाई हो? कुणाल, हाँ भाभी, मैं उनका सगा भाई ही हूँ, लेकिन बस उनकी तरह खड़ूस और एरोगेट नहीं हूँ। और हाँ भाई, खड़ूस ज़रूर हैं, लेकिन दिल के बुरे नहीं हैं। और वैसे भी आप उनके बारे में अभी कुछ नहीं जानती हैं, इसलिए शायद आपको वो गलत लग रहे हों, लेकिन जिस दिन आप उनके बारे में सब कुछ जान जाएंगी, उस दिन आपको पता चलेगा कि मेरा भाई कितना अच्छा इंसान है। कशिश, अब आप दोनों अपनी बातें करते ही रहोगे या सबको हलवा भी दोगे? कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मेरा तो खुशबू से ही खाने को मन कर रहा है। यह देखने में कितना टेस्टी लग रहा है। रिद्धिमा हलवे को सबके लिए बाउल में डालती है और सबको सर्व करने के लिए बाहर डाइनिंग टेबल की तरफ चल देती है। वह सबको हलवा सर्व करती है। सब हलवा खाकर उसको बहुत तारीफ करते हैं। सबको हलवा बहुत पसंद आता है। दादी माँ, रिद्धिमा, बेटा बहुत अच्छा हलवा बनाया है, आपने यह लो आपका इनाम। वह उसे एक नेकलेस देती है। रिद्धिमा, नहीं दादी माँ, यह मैं नहीं ले सकती, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे नेकलेस हैं, ज्वेलरी है। दादी माँ, अरे बेटा, यह तो आपका नेक है, यह तो आपको लेना ही पड़ेगा, और अभी तो मैंने ही दिया है, बाकी सब भी देंगे, तो चुपचाप रख लो, यह सब कुछ तुम्हारा ही तो है, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। फिर दादी जी, कुणाल और कशिश तभी उसे एक एक करके गिफ्ट देते हैं, बस कबीर उसे कुछ नहीं देता और ना ही कुछ बोलता है।